जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने रेननकुलेसी फैमिली के क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत वेजिटेटिव कैरेक्टर को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम रेननकुलेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट को भी जानेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर की। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम। तो रेननकुलेसी फैमिली में देखें तो अलग अलग स्पीसीज़ में आपको अलग अलग तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि एनीमोन में आपको सोलेटरी टर्मिनल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, वही क्लीमेटिस में एक्सिलरी टाइप का मिलेगा। वही हम बात करें एकोनिटम और डेल्फिनियम, इसमें आपको रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। और रेननकुलस यानी कि जलधनिया में आपको साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ये सभी इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका इन्फ्लोरेसेंस से जुड़ा हुआ जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो टर्मिनोलॉजी वाला जो सेक्शन है जिस पे कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुष्पक्रम के अंतर्गत जो पाए जाने वाले फ्लावर हैं वो कैसे होते हैं। तो इनके जो फ्लावर होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, यानी कि फ्लावर में आपको डंठल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो फ्लावर होते हैं वो इब्रैक्टिएट होते हैं, यानी कि इनमें ब्रैकेट नहीं पाए जाते और रेयरली ये ब्रैक्टिएट होते हैं, यानी कि ब्रैकेट देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम आपको रेननकुलेसी फैमिली के फ्लावर में ब्रैकेट देखने को नहीं मिलते। इनके जो फ्लावर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं। परंतु रेननकुलेसी फैमिली का एक स्पीसीज है थैलेक्ट्रम, ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल आपको अलग अलग फ्लावर पर देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके फ्लावर की सिमेट्री को देखें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि अगर हम इनको कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट में कट हो जाते हैं जैसे कि रेननकुलस। और रेयरली आपको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलता है जैसे कि डेल्फिनियम और एकोनिटम में। वहीं हम बात करें फ्लावर, इनमें जो होता है वो हाइपोगाइनस होता है, यानी कि ओवरी के नीचे सभी फ्लोरल पार्ट देखने को मिलते हैं और इसका ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है। फ्लावर कंप्लीट होता है, यानी कि फ्लावर के सभी पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनीसियम ये सभी पाए जाते हैं और ये पेंटामेरस होते हैं, यानी कि कैलिक्स, कोरोला 5 के समूह में आपको देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेननकुलेसी का एक फ्लावर दिखाया गया है जिसमें कि आपको फ्लावर के सभी पार्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सेपल है वो आपको पेटेलॉइड सेपल देखने को मिलेगा, यानी कि जो कैलिक्स का शेप है वो आपको पेटल की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेटेलॉइड सेपल। और ये कैडुकस होते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं। तो पेटेलॉइड सेपल के बाद है पेटल। तो पेटल के बेस पर आपको नेक्टर ग्लैंड देखने को मिलेगा। तो इसका रीज़न ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो रेननकुलेसी फैमिली है इसमें पोलिनेशन जो होता है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फ्लावर जो वो अट्रैक्टिव हो और उसके पास नेक्टर ग्लैंड हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेननकुलेसी फैमिली में आपको ये दोनों ही कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो हाईली अट्रैक्टिव होते हैं और दूसरा कि इनमें नेक्टर ग्लैंड देखने को मिलता है। इसके बाद फ्लावर का थर्ड पार्ट है स्टेमन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें आपको ढेर सारे स्टेमन दिख रहे हैं और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनमें जो स्टेमन होते हैं वो सर्पिलाकार मैनर में दिखते हैं। वहीं हम बात करें फोर्थ पार्ट की गाइनीशियम की, तो इनमें ढेर सारे आपको कार्पेल्स देखने को मिलेंगे और ये सभी कार्पेल्स आपस में फ्यूज़ नहीं होते, यानी कि ये एपोकार्पस होते हैं। तो चलते हैं फ्लावर के सबसे फर्स्ट पार्ट की ओर जो कि है कैलिक्स। तो रेननकुलेसी फैमिली में आपको कैलिक्स और कोरोला के बीच कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि यहाँ पर कैलिक्स को हम पेटेलॉइड सेपल कहते हैं। तो जो पेटेलॉइड सेपल होते हैं इनकी संख्या होती है 5 और ये कैडुकस होते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं। पॉलीसेपलस होते हैं, यानी कि ये सेपल आपस में फ्यूज़ नहीं होते, फ्री होते हैं। इसके अलावा ये पेटेलॉइड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कैलिक्स और कोरोला एक जैसे दिखते हैं। फिर इनमें जो एस्टिवेशन होती है वो इम्ब्रिकेट, वेलवेट टाइप की होती है। तो इम्ब्रिकेट या फिर वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लीजिएगा।
तो वेलवेट क्या होता है? सेपल्स मीटिंग बाय द एज विदाउट ओवरलैपिंग, यानी कि इसमें जो सेपल होते हैं वह किनारों पर एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इम्ब्रिकेट क्या होता है? आउट ऑफ द 5 सेपल 1 इज इंटरनल एंड 1 इज एक्सटर्नल एंड अदर 3 पार्शली इंटरनल पार्शली एक्सटर्नल। तो कहने का मतलब अगर 5 सेपल है तो 5 सेपल में एक जो सेपल होगा वो अंदर होगा और एक जो सेपल होगा वो बाहर होगा, और बाकी जो बचे 3 सेपल होंगे अंदर बाहर होंगे, जैसा कि आपने ट्विस्टेड में देखा था। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो सेपल है वो बाहर है, यहाँ पर दूसरा वाला जो सेपल है वो अंदर है। बाकी तीनों सेपल देख रहे हैं, एक सिरा अंदर है तो दूसरा सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है तो दूसरा सिरा बाहर है। तो इस तरह का अगर एस्टिवेशन दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। अगला जो एस्टिवेशन है वो है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के सेकंड पार्ट यानी कि कोरोला की। तो इनमें जो पेटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, वो पॉलीपेटलस होते हैं, या कि पेटल फ्यूज़ नहीं होते, सभी पेटल्स फ्री होते हैं और ये वेरियस कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। कैडुकस होते हैं, कैडुकस कहने का मतलब जल्द ही झड़ जाते हैं। और जैसा कि पीछे मैंने वीडियो में बताया कि इनमें जो पेटल के बेस होते हैं वहाँ पर नेक्टर ग्लैंड देखने को मिलते हैं। और डेल्फिनियम के अंदर जो पेटल्स होते हैं वो यूनाइट करके यानी कि आपस में मिलकर स्पर का निर्माण करते हैं। चलते हैं रेननकुलेसी फ्लावर के थर्ड पार्ट की ओर, एंड्रूसियम। तो इनमें जो स्टेमन होते हैं वो इंडिफिनिट होते हैं, यानी कि इनमें अनगिनत आपको स्टेमन देखने को मिलते हैं। और इनमें जो कंडीशन होता है वो पॉलीएंड्रस होता है, यानी कि जो स्टेमन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। दे आर स्पायरली अरेंज ऑन थैलेमस, यानी कि ये सर्पिलाकार क्रम में थैलेमस पर होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे फिगर में बताया था। इसके बाद ये इन्फीरियर होते हैं, यानी कि ओवरी सुपीरियर है और एंड्रूसियम जो है इन्फीरियर है, ये ओवरी के नीचे पाए जाते हैं। इनका जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है, यानी कि इनमें 2 लोब दिखते हैं, या फिर कह सकते हैं 4 पोलन सैक दिखते हैं। ये एक्स्ट्रोज होते हैं, यानी कि इंड्रूसियम जो होता है वो फ्लावर के बाहर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये जो अटैचमेंट होता है, जो कनेक्शन होता है फिलामेंट का एंथर से, वो होता है एडिनेट। तो एडिनेट अटैचमेंट क्या होता है मैंने सभी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, टर्मिनोलॉजी वाले में, उसमें आप देख सकते हैं। रेननकुलेसी फ्लावर के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, गाइनीशियम। तो इनमें जो गाइनीशियम होता है वो पॉलीकार्पेलरी होता है, यानी कि ढेर सारे कार्पेल पाए जाते हैं, परंतु डेल्फिनियम में केवल एक कार्पेल देखने को मिलता है। वही हम बात करें एकोनिटम की, तो इनमें 3 से लेकर 5 कार्पेल देखने को मिलते हैं। इनमें जो कार्पस होते हैं वो एपोकार्पस होते हैं, यानी कि सभी कार्पेल फ्री होते हैं। रेयरली सिन कार्पस होता है, जैसा कि नाइजेला में होता है। इनकी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है और प्लेसेंटेशन जो होता है वो मार्जिनल होता है, परंतु नाइजेला में जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में एंड्रूसियम और गाइनीशियम देख सकते हैं। यहाँ पर दिखेगा कि एंड्रूसियम जो है वो ढेर सारे हैं और सभी सर्पिलाकार मैनर में हैं, और बीच में आप देख सकते हैं कार्पेल्स है, सभी कार्पेल्स ढेर सारे हैं। और इसमें जो कार्पेल्स होता है वो एपोकार्पस होता है, यानी कि जो कार्पेल होते हैं आपस में फ्यूज़ नहीं होते हैं। वहीं बात करें इनके फ्रूट्स की, तो इनके फ्रूट्स जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनमें जो कार्पेल होते हैं वो एपोकार्पेल होते हैं, यानी कि ढेर सारे कार्पेल होते हैं वो फ्यूज़ नहीं होते। तो इसमें जो फ्रूट बनते हैं वो ढेर सारे बनते हैं, वो आपस में फ्यूज़ नहीं रहते, अलग अलग बनते हैं। तो इस तरह से फ्रूट्स का बंच यानी कि गुच्छा बन जाता है, और इस तरह के फ्रूट्स को हम बोलते हैं एग्रीगेट। वहीं जलधनिया यानी कि रेननकुलस में एटेरियो एकिन्स टाइप का फ्रूट्स मिलता है। एकोनिटम में एटेरियो ऑफ फोल्किल्स टाइप का फ्रूट्स मिलता है। फोल्किल टाइप का डेल्फिनियम में मिलता है। नाइजेला में सेप्टिसाइडल कैप्सूल टाइप का फ्रूट्स मिलता है। इसी तरह से एडोनिस में एटेरियो ऑफ ड्रूप्स टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, और बाकी भी कई तरह के फ्रूट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। और अब बस इतना याद रखिए कि इनमें जो प्राय फ्रूट्स होते हैं वो एग्रीगेट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं इनमें पोलिनेशन की। तो इनमें जो पोलिनेशन होता है रेननकुलेसी फैमिली में वो होता है क्रॉस पोलिनेशन, और ये आपको प्राय इंटिमोफिली यानी इंसेक्ट के थ्रू देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेल्फिनियम है, एकोनिटम है, एक्विलेजिया है।
और रेननकुलेसी की कुछ स्पीसीज़ में आपको एनिमोफिलस टाइप का पोलिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि विंड से होने वाला पोलिनेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि थैलेक्ट्रम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेननकुलेसी फैमिली में जो मुख्य रूप से पोलिनेशन होता है वो एंटिमोफिली होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे बताया था इनमें नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है और इनके जो फ्लावर होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेननकुलेसी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला की। तो ज़्यादातर इसके जो फ्लावर होते हैं वो एक्टिनोमार्फिक होते हैं। तो एक्टिनोमार्फिक को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके जो फ्लावर हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलिक्स की। तो इनमें जो कैलिक्स होता है वो जनरली 5 होता है और ये पॉलीसेप्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा। वहीं हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला की संख्या 5 होती है। ये भी पेटलस होते हैं, यानी कि पेटल्स फ्री होते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे। एंड्रूसियम इंडिफिनिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर इंडिफिनिट का साइन है। वहीं हम बात करें गायनीशियम की, तो गायनीशियम पॉलीकार्पस होते हैं, यानी कि ढेर सारे कार्पेल पाए जाते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, इसलिए जी के नीचे डैश किया हुआ है, या फिर कह सकते हैं जी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रेननकुलेसी की एक स्पीसीज़ रेननकुलस को लिया हुआ है, यानी कि जलधनिया को लिया गया है। और आप इसके प्लांट को देख सकते हैं, ऊपर की ओर फ्लावरिंग ट्विंग्स आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे इसके लीफ हैं और किस तरह से इसके लीफ लगे हुए हैं स्टेम से। वही इसमें जो फ्रूट्स होता है वो इटेरियो ऑफ एसिनी होता है, तो ये फ्रूट्स है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फ्लावर का एलएस है, नीचे के स्टेमेन और इसके कार्पेल दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है। तो मैं फ्लोरल डायग्राम को आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि फ्लोरल डायग्राम आप इसका कैसे बनाएंगे। और ये रेननकुलस की जो जाति का मैंने लिया हुआ है, इसका फ्लोरल डायग्राम क्या होगा, फ्लोरल फार्मूला क्या होगा। तो फ्लोरल फार्मूले से ही फ्लोरल डायग्राम बनता है, आप इस बात को याद रखिएगा। तो आपको मेन चीज़ है कि आपको इसका एस्टिवेशन पता होना चाहिए। अगर एस्टिवेशन पता है तो आप आसानी से फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर रेननकुलस स्क्लेरेटस है, इसका जो फ्लोरल फार्मूला है कुछ इस तरह से है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स है 5, कोरोला है 5, एंड्रूसियम है इंडिफिनिट और गायनीशियम है इंडिफिनिट और ओवरी है सुपीरियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है मदर एक्सिस, यहाँ पर ऊपर की ओर मदर एक्सिस दिखाया गया है। इसमें ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट दिखाया गया है और ये ब्रैक्टियोलेट को दिखाया गया है। इसके बाद कोरोला 5 है और इनके जो कोरोला का वो एस्टिवेशन है वो है क्विनेंशियल। तो क्विनेंशियल में होता क्या है, 2 बाहर होते हैं, 2 अंदर होते हैं और एक अंदर बाहर होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह के एस्टिवेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर दिखेगा कि ये 2 जो कैलिक्स है वो बाहर की ओर है, ये 2 कैलिक्स अंदर की ओर है और ये जो एक कैलिक्स है वो अंदर बाहर की ओर है। और इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है क्विनेंशियल। और सभी पॉलीसेप्लस हैं, इसलिए आपस में फ्यूज़ नहीं है। वहीं हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला भी 5 है, परंतु ये भी पॉलीपेटलस हैं, यानी कि आपस में फ्यूज़ नहीं है। और इनका जो एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट है। अभी मैंने पीछे आपको इम्ब्रिकेट बताया हुआ है क्या होता है। उसके बाद बात करें हम एंड्रूसियम की, तो एंड्रूसियम इंडिफिनिट है, आप देख सकते हैं। चूँकि ये डाइथिकस है इसलिए हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको बताया हुआ है। वहीं हम बात करें गायनीशियम की, तो इनका जो गायनीशियम होता है वो पॉलीकार्पेल होता है और पॉलीकार्पेलरी टाइप का होता है। तो जो सभी कार्पेल हैं ढेर सारे दिखाए गए हैं और सभी अलग अलग होते हैं, इसलिए सबको आपस में फ्यूज़ नहीं किया गया है, सबको अलग अलग दिखाया गया है। तो ये था इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अगर आपको तब भी फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं अलग से इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं अलग से एक बोर्ड पर आपको हर एक टॉपिक कैसे फ्लोरल फार्मूले से फ्लोरल डायग्राम बनता है रेननकुलेसी फैमिली का वो समझा दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेननकुलेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की ओर। तो पहला है कॉन्डिमेंट्स, यानी कि मसालों के रूप में। तो नाइजेला की एक जाति है नाइजेला सटाइवा, जिसे हम कलौंजी के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ किया जाता है मसालों के रूप में। वहीं अगला है मेडिसिनल। तो रेननकुलेसी फैमिली की कुछ जातियां जो हैं वो मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एकोनिटम की एक जाति है हेट्रोफिलम और एकोनिटम नेपिलस। इनसे कई तरह के एल्कलॉइड्स बनते हैं, स्पेशली एकोनिटीन। तो इसका यूज़ होता है एक्यूट और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में, यानी कि कहीं पर सूजन आ जाए या रेड पैचेस हो जाए, वहाँ पर इस एकोनिटीन का यूज़ किया जाता है। वहीं हम बात करें थैलेक्ट्रम की, तो थैलेक्ट्रम की रूट से एक केमिकल निकाला जाता है
मामीरा, जिसका यूज़ किया जाता है ओप्थेल्मिया डिजीज़ में। तो ओप्थेल्मिया से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है वहाँ पर थाइलेक्ट्रम के रूट्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनीमून की एक जाति है एनीमून पल्सेटाइला, ये बहुत ही यूज़फुल है और इसका यूज़ किया जाता है जनरली गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट में, यानी कि जो पेट से संबंधी डिसऑर्डर है उसके लिए। और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा मेडिसिन है मेस्टर्नल डिसऑर्डर में, यानी कि जो औरतों में महावरी से जुड़े हुए डिसऑर्डर हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रेननकुलेसी की स्पीसीज़ हैं बहुत ही यूज़फुल है मेडिसिनल के क्षेत्र में। इसके अलावा रेननकुलेसी की और ढेर सारी जातियां हैं जिनका यूज़ किया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। अगला जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्नामेंटल। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत ही देखने पे सुंदर होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं। तो ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के रूप में इनके फ्लावर का यूज़ किया जाता है गार्डन में, जैसे कि रेननकुलस है, डेल्फिनियम है, नरेवेलिया है, क्लीमेटिस है, नाइजेलिया है, क्लेथा है। तो इनके फूलों का यूज़ किया जाता है गार्डन में या फिर कह सकते हैं ऑर्नामेंट में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो रेननकुलेसी फैमिली है कितना हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम रेननकुलेसी फैमिली से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे बचे हुए उनको कंप्लीट किया। तो फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो सेकंड पार्ट ही आपको अच्छा समझ में आएगा। और आने वाले दिनों में मैं मोनोकोटिलिडनी से जुड़े हुए जितने भी फैमिली हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगले फैमिली में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।